दर्शक मित्रों, उभरता गुजरात न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं किरण कंसारा, असिस्टेंट एडिटर इन चीफ, डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। आज जो कार्यक्रम है वो है जीना इसे कहते हैं। इस कार्यक्रम में मैं आज एक शख्सियत को मिलाना चाहता हूं जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टरों की दुनिया में जाने माने नाम है, और वही शख्स जो आपको उनकी जुबानी से उनकी कहानी सुनेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर स्वागत जी से। डॉक्टर स्वागत जी, उभरता गुजरात न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू। हम इस कार्यक्रम से आपको और आपके बारे में जो बचपन से लेकर अभी तक की जो कहानी है वो आपकी जुबानी से सुनना चाहेंगे दर्शक मित्र। तो शुरुआत करते हैं कि आप अपने बचपन में किस तरीके से पसार हुआ और किस तरीके से आप आगे बढ़े, उसके बारे में ज़रा बताइए। नमस्कार श्रोता मित्र, मैं डॉक्टर स्वागत शाह, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। बचपन के बारे में अभी क्या बताएं। मैं एक मध्यम वर्ग से आता हूँ और बचपन में बहुत शरारती था। इतना शरारती था कि आज तक हमारे जो शिक्षक वगैरह है, जो अभी भी मेरी ओपीडी में उनके लिए, उनके परिवारजन के लिए मिलने आते हैं, तो वो संस्मरणों को इतना याद करते हैं कि वो ऐसा बोलते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये लेवल पे आऊँगा, या इतना कॉन्फिडेंस था कि कुछ करेगा लाइफ में, पर मेडिकल फील्ड में इतना आगे आना और उनके ही परिवारजन को के ऑपरेशन करना और वो सब, तो वो अलग एक्सपीरियंस था पूरा। तो उसके साथ साथ आपकी जो एजुकेशन लाइफ है और जो शुरुआत की कॉलेज की लाइफ है, उसके बारे में आप जरा बताइए। मैंने CN स्कूल और स्वस्तिक स्कूल दोनों से मेरा 10th और 12th किया, अहमदाबाद से ही किया है। और 12th तक मेरा एक चीज़ जहन में था कि मुझे मेडिकल फील्ड में नहीं जाना है, बिकॉज़ मुझे लोगों का दर्द नहीं देखा जाता है। बहुत दिक्कत होती है मुझे, अगर लोग दर्द में आते हैं, पीड़ा में होते हैं, तो मुझसे वो चीज़ नहीं देखी जाती है। तो 12th तक एक चीज़ ऐसा था कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, पर मेडिकल फील्ड कभी डिसाइड नहीं किया था। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और पहले मैं आर्किटेक्ट बनना चाहता था, तो मैंने सेप्ट स्कूल से एग्ज़ाम उसकी दी और लकीली उसमें मेरा नेशनल लेवल 5th रैंक था एंड मैंने सेप्ट में एडमिशन भी लिया। पर समहाउ वो स्टार्ट होने के बाद मैंने 1 महीना जितना कोर्स कंटिन्यू भी किया, पर
मुझे वो मज़े नहीं आ रहे थे उसमें, एक फील नहीं आ रही थी कि नहीं ये मेरा ड्रीम है, पर मुझे वो फील नहीं आ रही है उसमें कि ये नहीं लग रहा है, ये मेरे लिए सूट नहीं हो रहा है। फिर उस टाइम मेरे टाइम पे सब ओपन था, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, ये ए ग्रुप बी ग्रुप सिस्टम नहीं था। तो फिर वहाँ से मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, निरमा में ईसी में लिया। पर वहाँ पे सेम चीज़ हुई कि वहाँ पे भी मुझे वो फील कनेक्ट नहीं हो रहा था मेरे हार्ट से। एंड समहाउ डेस्टिनी में लिखा हुआ था कि डॉक्टर बनना ही लिखा हुआ होगा। तो फिर मैंने वहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, और उसके बाद मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद मैं टेक्निकल ब्रांच कौन सी है वो ढूंढ रहा था। सो उसके बाद मुझे लगा कि ऑर्थोपेडिक एक फिजिक्स के रिलेटेड ब्रांच है जिसमें थोड़ा बहुत टेक्निकलिटी है। सपोज कोई फ्रैक्चर ऐसे हुआ है, उसको कैसे जोड़ना है, या पैर 10 डिग्री मुड़ गए हैं, उसको सीधा कैसे करना है। तो ऑर्थोपेडिक के प्रति बहुत लगाव, धीरे धीरे हम पढ़ते गए एमबीबीएस में, तो ऑर्थोपेडिक के प्रति लगाव होने लगा। एंड फिर एक चीज़ डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए मुझे ऑर्थोपेडिक ही करना है। और एमबीबीएस के बाद जैसे आप सब जानते हैं कि वो नीट की परीक्षा होती है, वो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है जिसमें पूरे देश के एमबीबीएस डॉक्टर्स जो होते हैं वो बैठते हैं। करीबन मेरे टाइम पे 1,20,000 एमबीबीएस डॉक्टर्स बैठे थे। तो ऑर्थोपेडिक के एडमिशन बहुत डिफिकल्ट होता है, वो टॉप पे बढ़ता है। तो एमबीबीएस के बाद मुझे एक चीज़ था कि मुझे सिविल हॉस्पिटल से ही ऑर्थोपेडिक करना है। तो फिर उसके लिए एमबीबीएस के बाद 1 साल ड्रॉप लिया और बहुत जी जान से पढ़े वो साल। ऐसी हालत थी वो 1 साल कि ऐसा ज़िंदगी में इतना ख़राब साल कभी ना आया था और उसके बाद ना आएगा, क्योंकि हर रोज़ सुबह उठ के एक ही चीज़ करना है, पढ़ो, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और कुछ भी नहीं कि किसी की शादी है या कोई नई मूवी आई है या कहीं बाहर जाना है, कुछ भी नहीं। पूरा 1 साल बस पढ़ाई करते रहो। तो फिर उसके बाद मेरा उसमें 600वां रैंक था और मैंने सिविल हॉस्पिटल से मेरा ऑर्थोपेडिक का अभ्यास किया। और ऑर्थोपेडिक के अभ्यास के बाद आगे कुछ करना था, तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि लोगों का कि कौन सी प्रॉब्लम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे रही है। फ्रैक्चर होता है तो फ्रैक्चर के ऑपरेशन वगैरह हो जाते हैं, पर अभी धीरे धीरे गुजरात में, इंडिया में स्पोर्ट्स का कल्चर बढ़ रहा है और लोगों को स्पोर्ट्स की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। या तो स्पोर्ट्स में इंजरी होती है, या इंडिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसको पैर में लिगामेंट की इंजरी होती है या शोल्डर में लिगामेंट की इंजरी होती है, और उस वजह से उनका कैरियर फिनिश हो जाता है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो इंटरनेशनल भी खेलते हैं, पर पैरों की इंजरी वजह से या शोल्डर की इंजरी की वजह से उनकी कैरियर रातों रात बंद हो गई। तो मुझे वो बारे में थोड़ा मैंने रिसर्च किया, उसकी मैंने फेलोशिप्स की। मैं हिंदुजा हॉस्पिटल मुंबई गया था, उसके बाद मैं पुणे में गया था शोल्डर के लिए, डॉक्टर आशीष बाबुलकर मेरे गुरुजी हैं, उनके पास गया था। और मैंने लिवरपूल में ये स्पोर्ट्स इंजरी और उसके बारे में अभ्यास किया। तो उसका जो दूरबीन से ऑपरेशन होता है, खाली 1 या 2 टाँके आते हैं और पूरा ऑपरेशन दूरबीन से होता है, तो वो मेरी कोर स्पेशलिटी, मेरा इंटरेस्ट है। अभी भी मैं सब मेरे जो दर्दी होते हैं या उनके परिवारजन होते हैं, उनको मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, स्पोर्ट्स इंजरी का ट्रीटमेंट इंजरी होने के बाद नहीं होता है, उसका मैनेजमेंट इंजरी होने से पहले शुरू होना चाहिए। वो इंजरी क्यों हुई? क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से नहीं खेल रहे थे, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, तभी वो इंजरी ही नहीं होनी चाहिए। वो मेरा टारगेट है कि लोगों तक वो बात जानी चाहिए कि जिसके स्पोर्ट्स खेलो बहुत अच्छी चीज़ है, अपनी सेहत के लिए, कैरियर के लिए, हर एक स्पोर्ट्स बहुत आवश्यक चीज़ है, पर वो प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ, प्रॉपर फिजियोथेरापी के बाद या प्रॉपर स्ट्रेचिंग वगैरह करने के बाद
आप सक्षम हो तभी एक लेवल के बाद वाला स्पोर्ट्स खेलिए। अभी आप सक्षम नहीं हो तो एक लिमिट के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इंजरी ज़्यादा होगी, स्पोर्ट्स के फायदे से ज़्यादा गैर फायदा होगा। मैं आपको साथ साथ में ये भी आपको पूछना चाहता हूँ कि आपकी जो एजुकेशन कैरियर है, जो आपने जो डिसाइड किया, उसमें आपका माता पिता जी का क्या रोल रहा, उसका क्या योगदान रहा? क्योंकि उन्होंने भी कुछ त्याग की भावना रखी होगी, तभी आप इतने पढ़ सके होंगे। बहुत त्याग दिए हैं, बहुत भोग दिए हैं। मैं अब मेरी पर्सनल बात करूँ तो मेरे फादर सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट हैं। जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग मध्यम परिवार से आते थे, तो पापा को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। एंड जब हमारे स्कूल में कोई वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है या स्कूल में कई बार वो 2 परीक्षा होती है, उसके बीच में वो पेरेंट्स आते हैं, तो फादर उसमें कभी आते नहीं थे। तब मुझे बहुत वो उसका दुख होता था कि फादर क्यों मेरे स्कूल में क्यों नहीं आते हैं। पर उनका जो त्याग था वो जब हम बड़े हुए बाद में पता चला कि वो हमारे लिए मेहनत कर रहे थे। एंड मेरा बड़ा भाई है डॉक्टर हार्दिक शाह, तो वो भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। तो हम दोनों को डॉक्टर बनाने के लिए मम्मी पापा का ड्रीम था। मेरे फादर की साइड में बोलूँ तो हम लोग, मेरे फादर और वो मेरे दादा वगैरह वो कपड़वंज गांव से आते हैं, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो मेरे दादा के पापा, दादा के भाई, मेरे चाचा सब डॉक्टर हैं। तो फादर डॉक्टर नहीं थे। और मेरी मदर की साइड मेरे मामा मामी मासा मासी सब डॉक्टर थे, तो मदर डॉक्टर नहीं थी। तो उन दोनों का बहुत बड़ा ड्रीम था जब हम लोग छोटे थे तब से, क्या आपको आगे आना है और आपको डॉक्टर बनना है। तो वो उनका बहुत त्याग था। और जब भी परीक्षा होती है, ये है वो है, तो बहुत ध्यान देते थे, बहुत प्रेरणा देते थे। और उनकी बदौलत ही आज कुछ भी हम बन पाए हैं। फिर एक सवाल आपका ऐसा है जो निजी भी है। आप शादीशुदा है, मिसेस का आपके साथ जो रोल रहा होगा, क्योंकि आप पूरे दिन हॉस्पिटलाइज रहते होंगे, मिसेस घर पे भी रहती होगी, आपको किस तरीके से सपोर्ट करते हैं? क्योंकि हर आदमी ऐसा ही कहता है कि सफल आदमी के मेरे तो पीछे भी नहीं, साथ में है मेरे साथ में रहती है वो मेरी वाइफ। उसके बारे में जरा बताइए तो बहुत बढ़िया रहेगा। मेरी लव लाइफ की शुरुआत कॉलेज लाइफ से ही हुई थी। जब मैंने बोला कि मैंने वो जो निर्मा इसी में एडमिशन लिया था, निर्मा कॉलेज में इंजीनियरिंग में, तो वो वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रही थी। हम लोग तब पहली बार मिले और फिर वो फ्रेंडशिप आगे बढ़ी। एंड अभी भी वो फिर धीरे धीरे बात बढ़ी और हमारी शादी हुई। और अभी मेरी 4 साल की बच्ची है। और मिसेस मेरी उसने इंजीनियरिंग के बाद MBA किया हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में। तो अभी जो हम लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं या उसकी सक्सेस में जितना डॉक्टर्स का साथ है, उससे कई गुना ज़्यादा उसका पार्ट है, क्योंकि वो मैनेजमेंट में है। हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ को कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फीमेल स्टाफ हो, नर्सिंग स्टाफ हो, किसी को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसको अप्रोच करते हैं। हॉस्पिटल में इतने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, पूरा एडवांस हॉस्पिटल है, तो वो सब चीज़ का मैनेजमेंट है, अकाउंट्स है। तो वो सब चीज़ हम लोग ऑपरेशन तभी कर पाते हैं जब हम मैनेजमेंट से थोड़ा फ्री रहते हैं। तो पूरा मैनेजमेंट वो हैंडल करती है। और 4 साल की बच्ची है, तो वो उसको दोपहर को खाना खिलाना, तो वो दोपहर को घर जाके वापस आती है। एंड वो अपने दादा दादी नाना नानी के पास रहती है। एंड उनके साथ रहते हैं। यस डॉक्टर साहब, आपकी पर्सनल लाइफ और ये जो अभी जो डॉक्टर की जो लाइफ में है, क्योंकि आप यहाँ बिजी बहुत रहते होंगे, yes. तो आप आपकी पर्सनल लाइफ कैसे जीते हैं? हॉस्पिटल ही पर्सनल लाइफ है। अभी फ्रेंकली बोलूँ तो हॉस्पिटल ही पर्सनल लाइफ है। मेरा पूरा परिवार अभी तो हॉस्पिटल में ही होता है। मेरे भाभी पैथोलॉजिस्ट है, तो जो हॉस्पिटल में हमारी लेबोरेटरी है तो वो हमारे भाभी देखते हैं। भैया भाभी दोनों यहीं पे होते हैं। मेरी वाइफ हॉस्पिटल में मैनेजमेंट में होती है। तो
टारगेट रखते हैं कि घर पे 7 साढ़े 7 बजे पहुंच सके और बच्चों के साथ खेल सके, पर हफ्ते में 3-4 दिन से ज़्यादा वो शक्य नहीं होता है। पर जितना भी टाइम घर पे रहते हैं बच्चों के साथ इतना मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, साइकिल चलाने जाते हैं, तो और रविवार होता है तो उसमें इतना मैनेज कर पाते हैं। हाँ, दूसरा दर्शक लोग ऐसा भी सुनना चाहेंगे कि भी ये जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की जो मशीनरीज है, टेक्नोलॉजीज है, और आप किस तरीके से वो फैसिलिटी का उपयोग करके दर्द को मिटाते हैं, और जो लोग यहाँ आते हैं तो वो खुशी से जाते हैं, तो वो खुशी के लिए आप किस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं? ये हॉस्पिटल हमने जब बनाया, हमारी हॉस्पिटल का नाम DHS हॉस्पिटल है, तो उसके पीछे भी एक अलग स्टोरी है कि DHS हॉस्पिटल, मेरी जो मदर है उनका नाम धारा है, तो धारा का D है, मेरे बड़े भैया हार्दिक उसका नाम H, उसके नाम में से H, मेरे नाम में से S। सो इस तरीके से हमने निर्माण किया DHS हॉस्पिटल का। जब हम लोग छोटे थे तो कई बार वो छोटी बीमारी होती है तो कोई छोटी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो वहाँ पे अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्योंकि कभी सोनोग्राफी करवाने जाना है तो आपको दूसरी हॉस्पिटल भेजते थे, वहाँ पे एम्बुलेंस में जाओ और वहाँ पे लाइन में खड़े रहो और वहाँ पे 2-2.5 घंटे लग जाए, और वो एम्बुलेंस वाला चिल्लाता है कि आपको भैया वापस जाना है, वहाँ पे परेशान होते थे और वापस आना है, CT स्कैन करवाना है, दूसरी जगह पे जाओ और वापस आओ। फूड का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं कोई बीमारी के साथ, तो उसकी मदर जनरली उनके साथ होती है हॉस्पिटल में, तो घर पे फूड कौन बनाएगा, उसको टिफिन कैसे पहुंचेगा, तो वो छोटी हॉस्पिटल के अलग प्रॉब्लम होते हैं। फिर कई बार कुछ बड़ा हुआ था, टाइफाइड हुआ था, एक बार मुझे हेपेटाइटिस A हुआ था, तो बड़ी हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, तो वहाँ पे अलग प्रॉब्लम होते हैं कि डॉक्टर जो जिसके अंडर एडमिट हुए हैं वो वहाँ पे राउंड लेके चले जाते हैं, तो वो हर बार अवेलेबल नहीं होते हैं, और दूसरा बिलिंग पे कंट्रोल नहीं होता है। ऐसे मैंने पहले बोला कि मैं मध्यम वर्ग से आता हूँ, तो वो जो बिल बनते हैं तो वो एक जो छोटी हॉस्पिटल में बनते हैं उससे उनके बैक एंड एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, उसकी ना नहीं है, सर्विसेज सब मिलती है, पर वो चीज़ पे कंट्रोल नहीं होता है। तो सालों से वो हमारा एक ड्रीम था कि हमें एक ऐसी अस्पताल बनानी है जो मीडियम स्केल की हो। एक छोटी 5 बेड की हॉस्पिटल है और 300 बेड की हॉस्पिटल है, उन दोनों के बीच का कनेक्टिंग ब्रिज होना चाहिए कि सारी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और डॉक्टर पूरे दिन वहीं पे होते हैं, और हॉस्पिटल हैज टू बी ओन्ड एंड रन बाय अ डॉक्टर। जब वो हॉस्पिटल डॉक्टर चलाते हैं तो हमें उसके पीछे का इमोशंस पता होते हैं कि वो उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो सब चीज़ हमारी हॉस्पिटल 50 बेड की है, वो वस्त्रापुर पे है, तो पूरा छोटा सा बिल्डिंग है 10 माले का, तो वहीं पे सब पूरा हम लोग पूरा दिन हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। हॉस्पिटल के अंदर 8 बेड का ICU है, तो कभी कोई पेशेंट को ऑपरेशन के लिए, या जिसके हार्ट कम काम कर रहा है, या तो कोई पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम है, सपोज उसको फ्रैक्चर भी हुआ है, उसको हार्ट का भी प्रॉब्लम है, उसको ब्रेन का प्रॉब्लम है, बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, ब्रेन इंजरी हुई है, पेट में ईजा, लीवर में ईजा हुई है, तो जो मल्टीपल डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट चलनी चाहिए और ICU अवेलेबल होना चाहिए। तो 8 बेड का छोटा सा ICU है। हॉस्पिटल के अंदर लेबोरेटरी है जो 24 घंटे चालू रहती है, फार्मेसी 24 घंटे मिलती है, एक्सरे, CT स्कैन, सोनोग्राफी, ऑपरेशन थिएटर, सब कुछ चीज़ है, और वो सब चीज़ें पर्सनल इंटरेस्ट के साथ, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। क्योंकि मैं वहाँ पे लिवरपूल UK पढ़ने गया था, तो वहाँ के स्टैंडर्ड्स देखे, और वो स्टैंडर्ड्स हम इंडिया में कैसे ला सकते हैं। फिर जर्मनी गए थे, वहाँ पे देखा कि वहाँ के ऑपरेशन थिएटर, जो मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बोलते हैं, तो वहाँ की कंपनी से कांटेक्ट किया, और जो हमारे ऑपरेशन थिएटर हमने बनाए हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर बनाए हैं, कि जिसके अंदर पेशेंट को इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है।
कि जो एनेस्थीसिया देते हैं तो एनेस्थीसिया की जो ट्रॉली होती है उसमें भी वेंटिलेटर होता है। तो कोई पेशेंट को हार्ट कम काम कर रहा है, बड़ी उम्र है, लंग का भी प्रॉब्लम है, तो वो सब चीज़ वहाँ पे मैनेज हो सकती है। अभी कोविड-19 की ही बात बोलूँ तो कोविड-19 में शुरुआत के समय में जब वो रेमडेसिविर, टोसिलिजुमाब वगैरह दवाइयाँ अवेलेबल नहीं थी, तब लोगों को जो फ्रैक्चर होता था, हमारे यहाँ मैंने पर्सनली अब तक 18 जितनी सर्जरी की है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट के फ्रैक्चर की सर्जरी। तो जब शुरुआत के दौरान में वो जो पेशेंट आते थे, तो एक पेशेंट राजकोट से आया था, राजकोट में 3-4 हॉस्पिटल गया, वहाँ पे किसी ने ऑपरेशन आएगा पर हम नहीं करेंगे, यूं करके उनको भेज दिया दूसरे हॉस्पिटल। फिर अहमदाबाद के अंदर भी ऐसे कितने सारे पेशेंट्स थे, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो गिर गए और हॉस्पिटल में भर्ती हुए, फ्रैक्चर निदान हुआ, फिर वो कोविड का टेस्ट भेजा, उसके बाद में कोविड। तो उनको पहले दिक्कत नहीं थी, पर उनको समहाउ थोड़ा बहुत फीवर खांसी हो सकता है, कोविड की इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, पर फ्रैक्चर हुआ था और कोई हाथ लगाने को रेडी नहीं है। कि टचवुड हमारे यहाँ मैंने कभी पेशेंट को उस तरीके से नहीं देखा है कि इसका ऑपरेशन मैं नहीं करूँगा। पेशेंट को प्रॉब्लम है तो उसको फ्रैक्चर हुआ है, या 3-4 पेशेंट को ऐसे हुए थे। सपोज एक मेरे मित्र है, उनके वाइफ को 9 महीने कंप्लीट हो गए थे और जस्ट दूसरे दिन सिजेरियन था और चेकअप करवाया अगले दिन और उनको कोविड पॉजिटिव आया। तो कोई हॉस्पिटल एडमिट करने को या ऑपरेशन के लिए रेडी नहीं थे। तो हमने उनको बुलाया कि आपका ऑपरेशन कहीं पे भी नहीं करे, हमारे यहाँ मैं गारंटी देता हूँ ऑपरेशन तो होगा ही। ऑपरेशन कोविड की वजह से नहीं करते, ऐसे नहीं चलता है। तो हमारे यहाँ टोटल अब तक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो 18 तो ऑर्थोपेडिक के किए, 8 से 9 सिजेरियन ऑपरेशन हुए और अलग अलग सर्जरी के, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, गॉल ब्लैडर, एक आया था बच्चा अपेंडिक्स फट गया था और कोविड पॉजिटिव निकला। तो ये सब पेशेंट्स अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हैं हम लोग। ये आपकी बात सही है, क्योंकि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, मैं भी कोविड में था, उसी टाइम पे मेरे को पथरी का भी दर्द हुआ था। कोविड की वजह से ही मेरा ऑपरेशन नहीं होने के कारण 1 महीना मेरे को दर्द सहन करना पड़ा। तो आप जिस तरीके से जो काम किया वो सही में काबिल तारीफ है कि आप उस वक्त सबके साथ खड़े रहे। मेरे साथ नहीं खड़े रहे, इसलिए मुझे भी अफसोस है कि जो दर्द मैंने सहा वो बहुत सहा था। वो जिसको हुआ है उसको ही पता होता है वो चीज़ क्या है। तो मुझे आज अच्छा लगा कि आपने उस टाइम पे इतना सारा अच्छा भी काम किया है। तो दर्शक मित्रों, अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। वेलकम बैक उपरता गुजरात न्यूज़ में फिर से स्वागत है। अभी चर्चा जो है अभी आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से। डॉक्टर साहब, आप जिस जगह पे पहुंचे हो तो आपने संघर्ष तो बहुत किया होगा, तो आपके कौन से संघर्ष हुए, किस तरीके से हुए, जरा उसके बारे में दर्शकों को बताइए। संघर्ष तो बहुत हुए हैं, स्कूल से लेके कॉलेज से लेके हमारी जो ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग होती है हर एक में संघर्ष बहुत हुआ है। तो वो हम छोटे थे तब स्पोर्ट्स बहुत खेलने का शौक़ होता है, तो वहीं से पहला त्याग या संघर्ष होता है कि पढ़ाई पे इतना फोकस था या करना पड़ता था कि हमें वो स्पोर्ट्स वगैरह सब रखना पड़ा और कोई शौक़ इतने नहीं कर पाए क्योंकि एक ही शौक़ था, वो पढ़ाई करना पड़ा। दूसरा, जब उसकी वजह से कॉलेज में एडमिशन लिया और कॉलेज के बाद जो ट्रेनिंग होती है, जो ऑर्थोपेडिक की ट्रेनिंग होती है, तो एक तो वो पढ़ाई का संघर्ष था, बहुत दिन में 13, 14, 15 घंटे पढ़ाई करते थे और ऑर्थोपेडिक में एडमिशन लिया। और ऑर्थोपेडिक की ट्रेनिंग कैसी होती है वो आप सोच ही नहीं सकते, वो लेवल की होती है। जब हम सिविल हॉस्पिटल में होते हैं तो उसको रेसिडेंट डॉक्टर बोलते हैं, जो 3 साल का होता है। जो फर्स्ट ईयर होता है उसको R1 बोलते हैं, सेकंड ईयर को R2
और थर्ड ईयर को सीनियर रेसिडेंट या R3 बोलते हैं। तो वो हमें सिविल हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। आप कोई 5 दिन के लिए भी सिविल हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं तो वहाँ का माहौल क्या है वो आपको पता चलता है। तो हम लोग 3 साल वहीं पे रहते हैं, कोई रूम पे जाना ही, रूम होता ही नहीं, वही रूम है। कितनी बार ऐसा होता था कि वो काम कर रहे हैं, ऑपरेशन रात को 3-4 बजे तक चलते हैं, फिर फाइलें लिखने बैठते हैं तो और सुबह हो जाती है। हफ्ते में 3 बार ऐसा होता है कि आज भी 1 मिनट सोने को नहीं मिला। और दूसरा, वहाँ पे जो लेवल के पेशेंट्स आते हैं इतने पुअर होते हैं कि कई बार होता है कि उनके पास कोई दवाई अंदर से अवेलेबल नहीं है, वो बाहर से लेनी है, या तो कोई ऑर्थोपेडिक के जो पट्टे आते हैं वो हाथ में पहनने के, वो इतने भी पैसे नहीं होते हैं। तो उनको देख के बहुत दुख होता है। मुझे इन लोगों को बहुत हेल्प करनी है। तो कितनी बार होता था कि हम लोग अपनी जेब से उनको पैसे दे देते थे कि जाओ वो पट्टा लेके आओ, पर ट्रीटमेंट प्रॉपर करवाओ। कई बार होता था कि थोड़ा टाइम है, सोना है, तो पेशेंट के कॉट के नीचे भी जाके सो गए हैं, और वो जो ट्रेनिंग है वहीं पे खाना है, नीचे बैठ के टिफिन खाते थे। तो वो संघर्ष जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष होता है। और दूसरा होता है मेडिकल करियर का पास होने के बाद का संघर्ष, कि आपको कौन पहचानता है, कि आपके पास कौन ऑपरेशन करवाने आएगा। तो वो थोड़ा बहुत होता है। मेनली सिविल हॉस्पिटल का जो संघर्ष होता है वो ऐसा बहुत खराब टाइम होता था वो। यस। अभी तो आप अच्छी जगह पे हो, अच्छा स्टेज पे है, तो उसके बारे में जो अभी आप सुख का माहौल में जी रहे हो, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब शादीशुदा होते, बच्चे आ जाते हैं, तो घर पे जाके उसके साथ जो खेलते हैं, वो जो पल होते हैं, वो उसका तो कोई मोल ही नहीं है। और दूसरा एक होता है कि जब हमारे पेशेंट्स के परिवारजन में किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो जो हमारे खुश हुए पेशेंट होते हैं, जिसको बहुत अच्छा हो गया है, वो जब उसको खींच के लेके आते हैं कि तुझे कुछ भी हो जाए, तुझे यहीं पे ऑपरेशन इनके पास ही करवाना है, तो तब वो जो गर्व होता है, तो वो अलग चीज़ है। सही है, क्योंकि मुझे भी एक एक्सपीरियंस हुआ था जब मैंने कोविड के बाद जो ऑपरेशन कराया, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप जिस तरीके से आए उसी तरीके से कि आप खुशी के साथ जाएंगे, तभी मैं समझूंगा कि मेरी सारवार ठीक हुई है। तो वही जो चीज़ मैं आपके चेहरे पर देख रहा हूँ कि आप ऐसा ही चाहते हैं कि जो आता है दर्दी वो हंसते हंसते जाए 100%। कि तो वो खुशी आपके लिए खुशी बन जाती है। वो सबसे बड़ी खुशी होती है कि वो खुश होके जाए। हाँ। वो चल के आया था, वो चल के वापस जाए, और उसको एज अ पेशेंट हमें वापस नहीं मिलना है। सही है। तो हमारे जो भी ऑपरेटेड पेशेंट्स होते हैं, जिनका मैंने ऑपरेशन किया है, तो मेरा डॉक्टर मित्र जब हम बैठते तो यही बोलते हैं कि एक पेशेंट का हम जब ऑपरेशन करते हैं तो वो डॉक्टर पेशेंट रिलेशन से ज़्यादा वो हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि वो पेशेंट के साथ मैरिज कर लिया। तो फिर उसको कितने भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो जाए, रात को 2 बजे भी कॉल करे, या उसके परिवार में किसी को कुछ भी हो जाए, तो बेझिझक वो कभी भी आ सकता है। वो लेवल का एक रिलेशन बन जाता है। सही है आपकी बात, क्योंकि मैं उस एक्सपीरियंस से गुजर चुका हूँ। मुझे मालूम है रात को भी कभी कभी 2-2, 3-3 बजे भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो जो नर्स वगैरह जो भी हाजिर होते हैं वो ट्रीटमेंट कर लेते हैं। yes. तो उसके बाद जो हमको भी जो खुशी मिलती है वो भी एक खुशी ही है। तो पेशेंट वही चाहता है कि उसको जो दर्द है वो निपटना चाहिए। इसीलिए मेरी हॉस्पिटल का जो हमने टैगलाइन भी रखा है वो है वेयर केयर मीट्स कंफर्ट। कि दर्दी को केयर तो मिलती है, पर उसको जो कंफर्ट चाहिए वो हम देते हैं। सही है। कि हमारे नर्स से लेके अटेंडेंट, हाउसकीपिंग, कैंटीन, सिक्योरिटी, डॉक्टर्स, हर एक स्टाफ का फोकस एक ही चीज़ पे होता है कि ये पेशेंट को कैसे उसका पेन हम लोग कम करें या कैसे उसकी कंफर्ट बढ़ाए। क्योंकि जब भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बहुत एक पैनिक स्टेज में होता है, उसके परिवारजन भी बहुत पैनिक स्टेज में होते हैं। क्योंकि हमारे लिए रूटीन है कि पेशेंट्स आए, वो एडमिट हुए, वो घर पे गए, पर उनके लिए वो सब कुछ है। सही है। उनका दर्दी सब कुछ है, उसका पूरा परिवार है वो। तो वो 5 दिन उनके लिए बहुत मायने रखते हैं।
तो हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। सर मैं आपको एक अच्छा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, यस। आपके पास जो भी आते होंगे ऑर्थो के प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, मगर जिस तरीके से मैं भी आज एक पेशेंट हूँ, मुझे भी नी जॉइंट का प्रॉब्लम्स है, मगर मेरे अंदर में एक डर है कि अगर ये जो मेरा ओरिजिनल पार्ट्स है, अगर मैं ऑपरेशन कराऊंगा तो उसके बाद जो कृत्रिम सांधा होता है, सांधा जो लगेगा तो उसकी वजह से मेरा को थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, ऐसा मुझे डर लगता है। जिस दिन मैंने ऑपरेशन फाइनल किया था फिर भी मैंने नहीं करवाया, तो ऐसे ऐसे लोग भी आपके पास आते होंगे वो डर के साथ, तो आप उसको किस तरीके से उसका डर निपटाओगे? दूसरे खिलाड़ी लोग भी आते होंगे जिसको इंजरी होती होगी, तो जिस तरीके से आपके पास जो पेशेंट आते हैं वो कैसे कैसे अनुभव होते हैं और आप किस किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं? ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम का जो राइज हो रहा है वो बहुत झड़पी तरीके से बढ़ रहे हैं। हर एक घर में किसी ना किसी को कुछ ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम होते हैं। पहले ये प्रॉब्लम्स इतने कॉमन नहीं थे, पर जब से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ है तो टू व्हीलर्स जो युवा वर्ग है वो बहुत स्पीड में चलाते हैं। हाईवे इतने अच्छे हो गए, रोड इतने अच्छे हो गए, तो बहुत स्पीड करते हैं वो लोग, तो फ्रैक्चर वाले केसेस बहुत बढ़ने लगे हैं। इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ गई हैं, तो इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स होते हैं, मशीन में हाथ आ जाते हैं, कुछ वजन गिर जाता है, हाइट पे से गिरते हैं, वो तरीके के पेशेंट्स होते हैं। दूसरा, हमारी जो आयु है तो वो आयु अभी बढ़ गई है। एवरेज जो आयु है, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो वो तब 47 या 50 साल जीते थे, तो वो आयु अभी करीबन 70 साल के ऊपर हो गई है। तो जो हमारे पैर के प्रॉब्लम लोगों के बढ़ गए हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक जो इंडस्ट्री में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, और अभी अभी लास्ट बहुत सालों से केमिकल्स बहुत यूज़ होते हैं, तो हम लोग जो वेजिटेबल्स लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, उसके अंदर के जो पोषक तत्व होते हैं वो बहुत कम मिल रहे हैं। कि हम जो एक ग्लास भर के दूध पीते हैं तो जो नेचुरल दूध होता है उसमें जो विटामिन डी मिलता है, और अभी हम लोग जो पी रहे हैं उसमें वो मिलता है, कैल्शियम मिलता है, हमें कोई आइडिया नहीं है। जो हम आप सोचेंगे, आप जब छोटे होंगे तो वो जब वाटरमेलन या वो टेटी आती थी वो फीकी भी आती थी बहुत बार, या स्ट्रॉबेरी होती है वो खट्टी होती है, उसका स्वाद नहीं होता है, वो लाल कलर की नहीं होती है। अभी आप लास्ट बहुत सालों से एक बात गौर कीजिएगा, वो आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी। हर एक आप कोई भी खरबूजा लीजिए वो स्वीट ही होगा, वो लाल रंग का ही होगा अंदर से। तो वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जगह पे उसके अंदर केमिकल्स के इंजेक्शंस जा रहे हैं, वो सैकरीन के इंजेक्शंस जा रहे हैं, तो उस वजह से उसके पोषक तत्व कम हो गए। तो हमारे शरीर में जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम बोलते हैं कि जो हमारी मांसपेशी और हड्डी है उसको विटामिन B12 और विटामिन डी बहुत ज़्यादा चाहिए। और दूसरा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की वजह से जो लोग पहले साइकिल चला के काम पे जाते थे वो भी सब बंद हो गए हैं। सब लोग के पास टू व्हीलर, बाइक, कार होती है, तो लोगों की फिटनेस बहुत कम हो गई है। हार्ट के ऊपर जो लोड पड़ता था, पहले जो भारी वर्क करते थे अभी कोई भारी वर्क नहीं करता है, सब टेबल वर्क ज़्यादा करते हैं, क्लरिकल वर्क। तो उस वजह से ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है। लोगों का फिटनेस के प्रति फोकस बहुत कम हो गया है। और जो फास्ट फूड इंडस्ट्रीज है, जो फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं, वज़न बहुत बढ़ गया है लोगों का। और जब से कोविड हुआ है तो कोविड के बाद लोग घर पे ज़्यादा रह रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर हो गया है, तो उसकी वजह से जो जितना भी बाहर जाते थे या चलते थे वो भी कम हो गया है। तो इसीलिए मैं लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप अपनी फिटनेस पे फोकस रखिए। फिटनेस में कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आप 1 या 2 किलोमीटर चलिए, फिर आप टारगेट रखिए कि हर हफ्ते मुझे उसको 10%, 20% बढ़ाना है। तो हम लोग ये मैराथन वगैरह जो इवेंट करते हैं, तो एक हैप्पी इवेंट कर रहे हैं
ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नए साल का जो फर्स्ट वीकेंड है उसमें हम लोग ये इवेंट लेके आ रहे हैं कि उसके अंदर आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके आपके घर से ही वो चीज़ कर सकते हैं। और बहुत लोगों को होता है कि मैं मैराथन नहीं दौड़ सकता हूँ, ये 20 किलोमीटर या 42 किलोमीटर मेरे लायक नहीं, सीधा आप नहीं कर सकते हैं। उसमें आप कम से कम आप 2 किलोमीटर तो दौड़ सकते हो, आप साइकिल चलाइए। 10 किलोमीटर साइकिलिंग कुछ चीज़ नहीं है, आधा घंटा लगता है, पर आप शुरुआत कीजिए। क्योंकि बहुत बार हमें मोटिवेशन चाहिए, पर वो इतना बड़ा 20 किलोमीटर का होता है, इसलिए हम वो चीज़ करने का सोच ही नहीं पाते। आप छोटे से स्टार्ट कीजिए, फिर वो धीरे धीरे बढ़ाने का सोचिए। तो वो मेरा टारगेट है कि लोगों तक वो मैसेज जाना चाहिए। घर घर में लोग फिटनेस के प्रति जागरूक होने चाहिए कि मुझे ये करना है। उसके लिए हम लोग अभी जो इवेंट कर रहे हैं उसमें घर घर से आप कर सकते हो। आपको खाली ऑनलाइन जाके रजिस्टर करना है और आपको सर्टिफिकेट, वो मेडल, वो सब आपके घर पे आ जाएगा। सर्टिफिकेट है और फोटो है, वो सब आ जाएगा। तो वो आप कर सकते हो। कुछ भी करके आप अपने आप को, आपके परिवारजनों को मोटिवेट कीजिए फिटनेस के प्रति, साइकिल के प्रति। तो वो एक कल्चर जो हमारा कल्चर था और हम भूल गए हैं लास्ट 15, 20, 25 सालों से, वो चीज़ वापस लानी बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर साहब आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जो कांकरिया लेक है वहाँ सुबह 5-6 बजे सब लोग चलने के लिए आते हैं, फिटनेस के लिए आते हैं, मगर साथ साथ में वहाँ चाय, नाश्ता, पानी की दुकानें या लारी गल्ला इतने बढ़ गए हैं कि वो जो कैलोरी उन्होंने जो जलाई है वो वापस उतनी तो ले लेते हैं। तो फिटनेस कैसे रहेंगे? इतना भी करे तो भी मैं बोलूँ कि शुरुआत कीजिए, पर वो भी कीजिए। पर वो तो बहुत आवश्यक चीज़ें नहीं है जो लोग इतना नाश्ता बाहर का करते हैं, कर ही लेते हैं। पर मैं तो यूँ बोलता हूँ, कुछ नहीं करे उससे अच्छा है वो कीजिए, उससे अच्छा है वो नाश्ता मत कीजिए, पर फोकस कीजिए। पर कुछ ना कुछ फोकस रखो और वो फिटनेस के प्रति जागरूक बनिए। मैं इसी तरह से एक एंटरटेनमेंट में आता हूँ कि बॉलीवुड है इस तरीके से है, तो आपका जो वेब चैनल्स है उसके बारे में आपका कैसा इंटरेस्ट है, किस तरीके से आप देखते हैं? ज़्यादातर समय मिलता नहीं है, पर बॉलीवुड की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। और मुझे तो कोई भी फिल्म या कुछ भी जनरली पसंद आता है। मैं कोई भी फिल्म आती है तो मेरे रिव्यू कोई मानता नहीं है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि वो फिल्म आई तो उसके पीछे कितने लोगों ने कितना काम किया है। एक्टर ने काम किया है, डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक, लिरिसिस्ट, कितने लोगों का कितना बड़ा रोल है। तो वो फिल्म ऐसे तो नहीं आ गई है, इन लोगों ने इतना ज़्यादा काम किया है। तो मैं वो काम को ही देखता हूँ और मुझे ऑलमोस्ट सारी फिल्में पसंद आती है। सारी फिल्में नहीं, मगर मैं जिस तरीके से जो पर्सनली सब लोगों को मिलता हूँ, डॉक्टर वगैरह लोगों को भी, तो वो लोग ज़्यादातर सिंगर ज़्यादा है। उनको गाना सुनना और गाना वो ज़्यादा पसंद है। आपको ऐसा कुछ है? मैं बाथरूम सिंगर हूँ। मैं फिर गाऊंगा तो सब लोग भाग जाएंगे, पर ठीक है। ज़्यादातर बॉलीवुड के रेडियो पे जो गाने बजते हैं, इवन पुरानी फिल्म गाने के, पुरानी फिल्म के जो लता किशोर और के जो भी रेडियो पे आता है मैं सब सुनता हूँ, सब पसंद आते हैं। पर नए गाने एकदम नए जो होते हैं वो इतने नहीं पसंद आते हैं, पर फिर भी वो तो मालूम ही नहीं पड़ता क्या वर्ड्स है। कल्चर बदल गया है, तो वो तो जैसे मना भी नहीं कर सकते। 50s से 80s आया तो 50s वाले लोगों को भी 80s के नहीं पसंद आते थे। 80s से 2000 आया तो 80s वाले को वो नहीं पसंद आते। तो वो तो समय के अनुसार हमें परिवर्तन करना। साथ में ये भी बता दीजिए कि आपको बॉलीवुड में कौन सा फिल्म स्टार पसंद है? मैंने बोला मुझे सब सारे, अमिताभ बच्चन से लेके शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, सबकी फिल्म अच्छी लगती है। नहीं, कोई भी एक तो होगा कि जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन अभी तक टॉप पे है। नहीं, क्यों अमिताभ बच्चन? क्यों अक्षय कुमार नहीं? क्यों सलमान खान नहीं?
उनके जो रोल सिलेक्शन होते हैं या उनकी बहुत भी फिल्में मीन्स सफल बॉक्स पर सफल नहीं हुई है। अमिताभ उनकी बच्चन एक्टिंग के फैन है पहले से, और छोटे से तब उनकी फिल्म आती थी एक्चुअली। जो एक समय ऐसा था अमिताभ बच्चन के लिए जो शुरुआत की कैरियर थी, मनमोहन देसाई ने ऐसा बोल दिया था कि आप जिस हाइट पे आज बॉलीवुड में आ रहे हो तो आप मेहरबानी करके नहीं आइए, मगर वही जो मनमोहन देसाई उसने उसकी फिल्म बनाई। मेनली वो जो बीच में उनका खराब समय था और उसमें से वो वापस जो आए हैं, वो फिनिक्स पक्षी की तरह जो वापस आए हैं, वो चीज़ उनकी मुझे बहुत पसंद आई। वो जो वापस आए ना उसमें भी उन्होंने गोविंदा का सहारा लिया, क्योंकि उस टाइम पे गोविंदा बहुत चल रहा था। उसने छोटे भैया बड़े भैया का रोल के साथ उन्होंने काम किया। वो भी जो पिक्चर था उसमें गोविंदा का रोल बहुत बढ़िया था। मेरी वो टॉप 10 फेवरेट फिल्म में से एक है। हाँ। तो उनका जो संघर्ष है उन्होंने जो किया है, तो जब वो वापस आ रहे थे उनका बहुत बड़ा वो एज अ प्रोड्यूसर बहुत बड़ा नुकसान ही हुआ था। तब वो हर एक रोल जो भी मिलता है वो सब रोल ले रहे थे, क्योंकि वो तब ऐसे नहीं सोच रहे थे मुझे करना है या नहीं करना है, मुझे काम करना है। नहीं उसमें सर मैं इसमें उनकी जो स्टोरी है उसके बारे में आपको बताऊं कि अमिताभ बच्चन ने वो फिल्म लाइन छोड़ के अनिल अंबानी के साथ जो विश्व सुंदरियों का प्रोग्राम करने के लिए चले गए रिलायंस के साथ, ये सब, तो उसमें काफ़ी कुछ नुकसान हुआ। तो वो जो उनकी इमेज थी वो पूरी खलास हो गई थी। मगर जिस दिन उन्होंने धीरू भाई अंबानी के साथ बातचीत की, धीरू भाई अंबानी ने बोला कि ये लड़का जो बहुत ईमानदार है उसको आप सपोर्ट करिए, इस तरीके से उनको जो वेल विश मिला, भले उन्होंने सपोर्ट नहीं लिया मगर वेल विश भी मिला, तो उसकी वजह से उनका भी एनकरेज ज़्यादा हुआ। ये सब मैंने उनकी जो बायोग्राफी है उसमें मैंने देखा है। तो आप जो बता रहे हैं कि ये मेरा मीन्स फिल्म स्टार जो है अच्छा है, तो उसके पीछे भी उसकी स्टोरी भी होनी चाहिए। सही बात। तो ये मुझे लगता है कि सही है। सही बात। भी जो फिल्म इंडस्ट्रीज में सिंगर लोग भी होते हैं, तो कौन सा सिंगर आपको पसंद है? जैसे अभी के हैं या पुराने हैं? सब पुराने, किशोर कुमार है, लता अभी के कोई? अभी के अरिजीत सिंह है। अभी का कौन सा है? अरिजीत सिंह है। तो उन सब के गाने अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा रैप सॉन्ग वगैरह नहीं पसंद आते हैं। अभी मेन सवाल है कि आपकी जो बिजनेस बोले या हॉस्पिटलाइज का जो जिस तरीके से आप उभर रहे हो, तो आपके दुश्मन भी ज़्यादा होंगे, क्योंकि अभी बिजनेस कंपटीशन ज़्यादा हो गई है। तो कुछ ना कुछ तो आपको संघर्ष उसके बारे में भी करना पड़ता होगा, तो आप उसको किस तरीके से डिफेंड करते हैं? हमारे दुश्मन वो इतने छोटे दिखते नहीं है, वायरस है, बैक्टीरिया है। मैं तो वायरस और बैक्टीरिया कभी साथ में होते हैं तो भी मालूम नहीं पड़ता है कि ये दुश्मन मैं तो उनको मेरे दुश्मन कितना और तो कोई है नहीं, पर कई पेशेंट्स को जो इन्फेक्शन हो जाता है और उसके सामने जो फाइट करनी पड़ती है, तो मैं बोलता हूँ मेरे सबसे बड़े, और अभी के लिए तो कोविड-19 है, जो कोरोना वायरस है, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। यस। अभी लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक मित्र हैं उनको उभरता गुजरात की तरफ से और आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं इतना मैसेज देना चाहता हूँ, 2-3 मैसेज है। एक तो जो ख़राब समय चल रहा है कोरोना वायरस के टाइम में, तो उसमें आप जितना सतर्क रहिएगा, बने उतना मास्क पहनिए, सैनिटाइज़ कीजिए अपने आप को। घर से बाहर से घर पे आते हो तो सीधा पहले नहा लीजिए अच्छी तरीके से, और जब बाहर जाते हैं, काम पे जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बने उतना मेंटेन रखिए, मास्क पहनिए। और दूसरा ये कि अपने आप को थोड़ा फिट रखिए। अभी घर पे ज़्यादा ही रहना है, 2020 ख़त्म हो रहा है, पर 2021 का टाइम भी रातों रात नहीं बदलने वाला है, ये चीज़ लंबा चलने वाला है। तो अपने आप को जितना हो सके उतना हेल्दी रखिए, फिट रखिए, तो इस चीज़ से बच सकते हैं। और अगर कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 हो भी जाता है, तो उसकी ट्रीटमेंट जितनी जल्दी चालू करेंगे उतना, या तो हम जितना आइसोलेशन में हो जाएंगे। बहुत लोग होते हैं जिनके पूरे परिवार को एक साथ हो जाता है
और बहुत लोग होते हैं जो सतर्क रहते हैं, तो जैसे ही सर्दी खांसी बुखार कुछ भी होता है अलग रूम में रह लीजिए, तो मास्क पहनिए घर पे भी, तो वो दूसरों को स्प्रेड नहीं होगा। आप यंग हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी वजह से आपके परिवार में जो एल्डरली है, आपके पेरेंट्स हैं, उनको लग सकता है। तो वो चीज़ का ध्यान रखिए और खुश रहिए। जितना ज़्यादा खुश रहेंगे उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी। यही मेरा मैसेज है। डॉक्टर साहब धन्यवाद, आपने जो आपका कीमती समय निकाला और जिस तरीके से उभरता गुजरात में आपने ये आपकी इस कहानी जो हमको बताई और दर्शक मित्रों को भी बताई। उभरता गुजरात के न्यूज़ चैनल के हमारे डायरेक्टर साहब, क्रू मेंबर के साथ और हमारे जितने भी स्टाफ है उनकी तरफ से आपको खूब खूब बधाई देते हैं। और आपके जो प्रोफेशन है उस प्रोफेशन में आप आगे बढ़िए। आप जो इस तरीके से कोविड में आपने जो सरवार की है और सब लोगों को अच्छी ट्रीटमेंट मिली है, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद श्रोताजन, और धन्यवाद उभरता गुजरात न्यूज़, पूरी टीम, क्रू, डायरेक्टर, सबका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के हमें ये हमारी कहानी सुनी। और आप सभी लोगों को नए साल 2021 में की शुभकामनाएं, और आप सब खुश रहे, स्वस्थ रहे, और कोविड अभी भी चल रहा है तो सतर्क रहे। धन्यवाद। ये कार्यक्रम जीना इसे कहते हैं, कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अभी जो नया एपिसोड आएगा उस सब के लिए हमको आज्ञा दीजिए। नए सक्सेस के नए एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।